नमस्कार, स्वागत है। और आज इस महान किताब का जो भी इसमें सार है उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो किताब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स है, मैंने कहा मैं दिखा दूं, कई बार विद्यार्थी डिमांड करते हैं। तो ऐसी 8 किताबें हैं जो कि संविधान सभा की डिबेट्स का जिनमें संकलन है और करीब 11,000 पेजेस हैं, जिनमें ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बना, किस प्रकार से डिबेट्स हुई, क्या डिस्कशन हुए, किस प्रकार से कमेटीज के प्रतिवेदन आए, उन पर चर्चा हुई, किस प्रकार से पक्ष विपक्ष में मत आए और किस प्रकार से एक बेहतरीन और सर्वाधिक व्यापक, विस्तृत और समावेशी प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्राप्त हो सका। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और एनसीईआरटी वाली जो 11th क्लास की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कर चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब है कल से हमने स्टार्ट की है और क्लास 1 में हमने चैप्टर 1 लिया था। चैप्टर 1 चूंकि बड़ा है इसलिए आज भी क्लास 2 में हम चैप्टर 1 का ही समापन करेंगे। कल हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी परिभाषा क्या है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बनाया गया। ये जो किताब मैंने आपको दिखाई, वैसे तो मैंने जैसा बताया कि हिंदी में 8 किताबों का ये पूरा सेट है और जो माननीय लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित होता है। 12 वॉल्यूम्स हैं, यानी कि जो 12 अधिवेशन हुए हैं, सभी अधिवेशनों को एक एक वॉल्यूम कहा गया, तो 12 वॉल्यूम है, 8 किताबें हैं, 11,000 पेजेस हैं। लेकिन यहाँ एक चैप्टर में इसका समावेशन किया गया है, तो हमारे लिए बड़ी आसान बात हो जाती है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम देखें, क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आगामी दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन पर फिर जब मैं महा रिवीजन और मैराथन क्लासेस लूंगा, वहां पर भी संविधान सभा की बहुत सारी अन्य बातें भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी को हम लोग बेस बना रहे हैं। एनसीईआरटी की इस किताब में जो कुछ दिया है उसके आधार पर हम स्लाइड्स बना रहे हैं। आपसे आग्रह रहेगा क्लास को पूरा देखिएगा। आज की क्लास भी करीब शायद 30 के आसपास स्लाइड्स हैं, तो 40-45 मिनट चलेगी क्लास, हमें पूरी देखनी है। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। ये बढ़िया सा थंबनेल बनाया है हमारी टीम ने और ये किताब है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये देख लेते हैं हम सबसे पहले। इसमें वैसे तो देखिए संविधान सभा के जो अधिवेशन है, संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में क्लासेस में वैसे बहुत व्यापक रूप से चर्चा करता हूं। लेकिन जैसा मैंने अभी आग्रह किया कि चूंकि एनसीईआरटी पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी की इस किताब में जो कुछ लिखा है उसके आधार पर ही ये चर्चा हम उसको सीमित रखेंगे वहां तक। तो औपचारिक रूप से सबसे पहली बात इसमें लिखी गई कि औपचारिक रूप से एक संविधान सभा जो है उसने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। हमारी जो संविधान सभा है वो निर्वाचित हुई 1946 में। ये जो प्रोसेस है वो आकर जो है उसने आकार लिया था। हालांकि हम जानते हैं कि 1895 का तिलक का जो स्वराज्य विधेयक था, वहां से भारत के जो अपने संविधान की एक मांग है वो प्रस्तुत की जा रही थी और शाब्दिक रूप जरूर उसे 1930 के दशक में आकर मिला। पहले स्वराज पार्टी के माध्यम से मिला 1934 में, फिर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर के अधिवेशन में उसे शाब्दिक समर्थन मिला। अगस्त प्रस्ताव 1940 का जो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था, उसमें एक प्रतिनिधि निकाय की चर्चा थी। 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उसमें पहली बार एक संविधान सभा का जिक्र किया गया था। लेकिन संविधान सभा का जो गठन हुआ उसकी जो सर्वाधिक सफल और महत्वपूर्ण योजना रही वो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। तो इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक कुल 11 बैठकों में संविधान निर्मित हुआ और जो 12वीं बैठक है 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा का जो है वो अंतिम अधिवेशन हुआ। संविधान की 3 प्रतियां प्रस्तुत हुई और वहां से फिर हमारी संविधान सभा का विघटन हुआ और वही संविधान सभा हमारी अंतरिम संसद के रूप में प्रस्तुत हुई, जिसने 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 17 अप्रैल 1952 तक देश की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया था। मैं आगामी दिनों में और चर्चा इस पर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। देखिए थोड़ा सा समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और जैसा मैंने कहा कि आगामी दिनों में इस पर फिर मैं व्यापक रूप से अलग क्लास में चर्चा करूंगा। यहाँ चूंकि एनसीईआरटी की बात हो रही है, एनसीईआरटी का ही सार हम लोग ले रहे हैं। 1935 का जो एक्ट था, उस एक्ट में पहली बार एक संघीय योजना, प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी। संघीय योजना का प्लान सफल नहीं हो सका था क्योंकि देशी रियासतों की इच्छा नहीं थी भारत संघ में शामिल होने की, और इसलिए प्रांतीय स्वायत्ता का नियम लागू हो गया था। 37 में इलेक्शन हो गए थे, उसका 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और वो जो 5-6 साल की गतिविधि रही, उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, विश्व का शक्ति संतुलन बदला और उसके परिणाम स्वरूप ये तय हुआ कि भारत के संविधान सभा का गठन किया जाए। अब संविधान सभा का गठन किया जाए तो क्यों ना जनता को ही सदस्यों को चुनने की एक अधिकार दिया जाए, आजादी दी जाए, मताधिकार दे दिया जाए। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है वो दे पाना संभव नहीं हो रहा था उस समय, और लगभग 2 वर्ष का विलंब उसमें लगता, जो तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत उपयुक्त नहीं था।
इसलिए परोक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई और उस पद्धति के लिए जो दारोमदार है वो प्रांतों की विधानसभाओं पर रखा गया और प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचन 1945 और 1946 में 45 के लास्ट के जो 3 मंथ थे और 46 के प्रारंभिक जो मंथ थे वहां पर इन प्रांतीय विधानसभाओं के और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हो गए थे। तो एक मैंडेट जो जनादेश है वो एक लगभग प्राप्त हो चुका था, इसलिए उन्हीं प्रांतीय विधानसभाओं को जो है वो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई। तो कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं, मंत्रिमंडल आयोग भी इसको बोल देते हैं, पेपर में कई बार इसका क्वेश्चन आता है। और मैं वैसे पूरा कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें हैं वो संविधान सभा के जब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो एक दिन की तो पूरी क्लास, 1-1.5 घंटे क्लास कैबिनेट मिशन पर ही हम लोग बात करते हैं। 10-12 उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इस दिन उस पर चर्चा कर लेंगे, वो एक अलग पार्ट है ना, ध्यान रखिए। लेकिन अभी हम बात करें कैबिनेट मिशन, तो तीनों चीज मैंने बताया अभी, अगस्त प्रस्ताव 1940 का, 1942 का क्रिस्प प्रस्ताव और 1946 का कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, हमारी संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। और उस समय देखिए प्रांतों को भी 3 वर्गों में बांट दिया गया था। 6 प्रांत एक ए वर्ग में रखे गए थे जो कि हिंदू बहुल प्रांत माने गए। ग्रुप बी जो था उसमें 3 प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल माने गए, और ग्रुप सी जिसमें मिश्रित अनुपात था और वहां 2 प्रांत रखे गए थे। ठीक है, तो ये प्रांत 11 प्रांत थे और उसके अलावा देशी रियासतें थी और चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करते थे। तो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग का क्षेत्र और ब्रिटिश बलूचिस्तान का क्षेत्र। कुर्ग जो है कोडेगू बोलते हैं, कर्नाटका में आता है। उस समय पहले मैसूर रियासत था, बाद में उसका नाम जो है कर्नाटका पड़ा। ठीक है, मैं कुछ एडिशनल चीजें भी बताते आ रहा हूं, वैसे इस पर अलग से व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बार बार कह रहा हूं दारोमदार पूरा अभी हमें एनसीईआरटी पर रखना है ना, ताकि एनसीईआरटी की जब किताब से क्वेश्चन बनेगा तो जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज है उसी को बेस बनाया जाएगा पेपर में और उसी के आधार पर हमें उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है भैया, तो मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। बिल्कुल ठीक है, आंकड़ा कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को, 11 प्रांत थे मैंने जैसा अभी कहा, 3 ग्रुप्स में बांटे गए थे, ए, बी और सी जो ग्रुप थे उनमें बांटे गए थे। और मद्रास था, बिहार था, बंबई था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, है ना, ग्रुप ए की तरफ चल जाते थे। और पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, ये ग्रुप बी की तरफ चल जाते थे। और बंगाल और असम जो है वो ग्रुप सी में थे, है ना। इन तीनों जो 11 प्रांत थे इनको ऐसे याद रखिए तो अच्छा रहेगा। 292 सदस्य चुने जाने थे। देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी, 4 सीटें चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए थी। 292 है, 93 है और 4 है, तो 4 3 7 2 9 9 9 18 और ये टोटल सदस्य संख्या 389, 385 प्लस 4 रखा गया था, लेकिन पेपर में जो आता है तो 389 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ अगर हम देखें तो इसके आधार पर ये 385 होता है ना, 4 सीटें बाद में जोड़ी गई, मतलब इनका भी साथ ही गठन में आया। तो टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, 385 प्लस 4 इसका संदर्भ रखा गया था। ठीक है, फिर प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में, है ना, क्योंकि एक सांप्रदायिक प्रकार का जो परिदृश्य है वो उपस्थित हो चुका था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरणों में, और संविधान सभा की जब गठन की मांग चल रही थी उस समय भी सांप्रदायिक परिदृश्य बड़ी मात्रा में प्रभावित कर रहा था। और जो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था और जिन्ना के द्वारा द्विराज सिद्धांत की घोषणा की गई थी, ड्युअल नेशन थ्योरी की, और उसके बाद तो देश में सांप्रदायिक जो परिदृश्य व्यापक मात्रा में दिखाई दे रहा था, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका समाधान करने के लिए ये माना गया कि जो देश के जो मतदाता हैं, प्रांतों में जो समुदाय है, उनको 3 मेजर जो समुदाय में बांटा जाएगा। एक मुस्लिम है, एक सिख है और एक साधारण है। साधारण के अंतर्गत वो सभी लोग होंगे जो मुस्लिम और सिख नहीं है ना। तो ये सर्वाधिक व्यापक समुदाय था, ये ध्यान रखेंगे। फिर प्रांतीय विधानसभा में, अच्छा एक मैं आग्रह जरूर करूंगा कि संविधान सभा के जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों आते हैं। यहाँ एनसीईआरटी ने जितने फैक्चुअल दे रखे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ जितना कंसेप्चुअल दे रखा है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा मैं एडिशनल क्लास में या मैं एक ई नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, जिसमें काफी सारे फैक्ट्स जो होंगे वो संविधान सभा के होंगे, 30 40 50 फैक्ट्स होंगे। वो आपको एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप उसको रट लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे तो जो कोर्स में जुड़े हुए विद्यार्थी उनके पास तो ई नोट्स है, मैं वही ई नोट्स जो है टेलीग्राम पर एक बार डाल दूंगा। वो ई नोट सारे तो नहीं डाल सकते क्योंकि देखिए कोर्स जो है एक अलग मेथड होता है कोर्स का और यूट्यूब का अलग मेथड है, फिर भी फैक्चुअल का, और बल्कि मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ूंगा जो ऐप के विद्यार्थियों के लिए ऐप पर भी अपलोड कर दी जाएगी, और जो है टेलीग्राम पर भी वो ओपन टू ऑल जो है उस हिसाब से अपलोड कर दी जाएगी। तो संविधान सभा की जो सूचना है फैक्चुअल बहुत ज्यादा मायने रखती है,
कंसेप्चुअल तो हम इसकी हमेशा बात करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक हमारे शुरू होते हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, सरकार का ढांचा है, संघवाद की व्यवस्था है, राज्यों का जो ढांचा है, आयोग है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है कंसेप्चुअल पार्ट होता है। इसमें भी कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं, डेटा बेस्ड होते हैं, आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, लेकिन उनमें अवधारणाओं की ज्यादा पूछ होती है, ज्यादा उनमें महत्व होता है। संविधान सभा वाला जो टॉपिक है, इसमें आंकड़े, फैक्ट, जिसको आप तथ्य हम बोलते हैं, वैसे डेटा बोलना चाहिए उसको, और जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उन दोनों को ही हमें बराबर महत्व देना होता है। ठीक है भैया, आइए। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली थी और एकल संक्रमण मत प्रणाली थी, यह प्रणाली सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर देती है। बहुसंख्यक के साथ ये प्रणाली अपनाई इसलिए जाती है कि बहुसंख्यक के साथ ये अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर देती है ना। क्योंकि संविधान सभा संपूर्ण देश के लिए बन रही थी, तो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सभी का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए था, तो इस वजह से ये प्रणाली अपनाई गई। दूसरी प्रणाली फर्स्ट पास दी पोस्ट होती है, ठीक है ना। और वो जैसे वर्तमान समय में देखते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फर्स्ट पास दी पोस्ट आती है प्रणाली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो निर्वाचन है, उनके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति काम आती है। ठीक है। फिर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया, ताकि, क्योंकि देशी रियासतें देखिए प्रारंभ से संविधान सभा में शामिल होने की इच्छुक नहीं थी, बल्कि भारत संघ में भी शामिल होने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी। वो तो सरदार पटेल साहब ने इतना जबरदस्त काम किया और जो एकीकरण किया, जिसकी वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा गया। और एकीकरण मतलब उन्होंने जिस कठोरता और जिस संयम और जिस तकनीक के साथ, जिस रणनीति के साथ एकीकरण का काम को अंजाम दिया, 500 से ज्यादा देशी रियासतें, रजवाड़े और जो है जागीरें, उन सबको भारत संघ में शामिल किया, तो वो एक भारत का जो राज्य निर्माण की प्रोसेस है, गत्यात्मकता में हम लोग देखते हैं उसको। लेकिन देशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि चूंकि शुरू में संविधान सभा में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनको भी लाया जाना था, तो इसलिए कहा गया कि रियासत प्रमुख जो है उनके परामर्श से निर्धारित होगा। और इस काम के लिए संविधान सभा ने नेगोशिएटिंग कमेटी गठित की थी, वार्ता समिति, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, वार्ता समिति का गठन जो है वो इस पर्पज से किया गया था। फिर 3 जून 47 की जो माउंटबेटन योजना है, ठीक है, 3 जून 47 को, इसको विभाजन योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी इसको कहा गया, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है माउंटबेटन प्लान। आज तो मैंने आते ही जो बड़ी सी किताब दिखाई, आप लोग डर तो नहीं गए थे ना उस किताब को देखकर? ठीक है, आपको एग्जाम देना है, वो किताब जो उसमें बहुत आगे अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए होती है वो किताबें। एग्जाम के लिए तो क्या है कि एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, तो संविधान सभा के से 11,000 पेज है, तो 11,000 पेज तो पढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 11,000 पेज पढ़ना तो थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनकर ही। तो आपको तो 5-7 पेज में संविधान सभा का जो विवरण है वो पढ़ लेना चाहिए, है ना। इसलिए मैं बस किताब दिखाने का प्रयोजन मेरा ज्यादा ये था कि आप ये देख लीजिए कि जितना यहाँ लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उतना तो जरूर पढ़ा कीजिए, है ना। उतना, उससे भी थोड़ा एडिशनल पढ़ लिया कीजिए, ठीक है, अन्यथा वो 11,000 पेज पढ़ने पड़ेंगे फिर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि संविधान सभा के, देखिए, अच्छा मैं यहाँ बात कर रहा था, 3 जून 47 की माउंटबेटन योजना के अनुसार जब विभाजन हुआ, तो बहुत सारे प्रतिनिधि जो संविधान सभा के सदस्य थे, पाकिस्तान के निर्वाचन क्षेत्र से, पूर्वी पाकिस्तान जो कालांतर में बांग्लादेश बना, वहां से आए थे, वो क्षेत्र जो है कालांतर में वहां चला गया। ऐसी स्थिति में उनका फिर पुनर्निर्वाचन सुनिश्चित हुआ था। जैसे अम्बेडकर साहब के निर्वाचन की जब बात करते हैं, पहले बंगाल से निर्वाचन हुआ, बाद में जो है बंबई सीट से जो है उनका निर्वाचन किया गया, है ना, ये ध्यान रखिएगा संविधान सभा में। और इसी वजह से जो एच.सी. मुखर्जी साहब, जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, उनका भी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बंगाल था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो उस समय जब ये 1947 में संविधान सभा का अधिवेशन हुआ, तो उसके बाद जो है राजस्थान से जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में जो है वी.टी. कृष्णाचारी साहब, उनको संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा लाइनें। तो इससे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटती गई और कालांतर में जाकर जो है 299 रह गई। और बाद में जो है, जो हम देखते हैं 299, जिसमें 229 प्रांतों से और 70 जो है रियासतों से थे। और बाद में जो है इसमें से जिस दिन संविधान सभा के जो है सदस्यों के सिग्नेचर हुए, उसमें 284 सदस्य उपस्थित थे। और संविधान सभा का देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है, जो अभी मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, ये तो इसका 2 नंबर वॉल्यूम है, पुस्तक संख्या 2, इसमें खंड 4 से, पुस्तक संख्या 2 है, खंड 4 से खंड 6 तक, यानी वॉल्यूम 4 से वॉल्यूम 6 तक, यानी चौथा, पांचवा, छठा अधिवेशन इसमें दिया है। 14 जुलाई 47 से 27 जनवरी
48 तक के मध्य लोकसभा सचिवालय इसमें प्रिंट है, ठीक है। पहली जो किताब है ऐसी, फर्स्ट वॉल्यूम जो है, उसके आखिरी पेज पर संविधान सभा के सदस्यों के सिग्नेचर दिए हुए हैं, ठीक है। मैं दिखाऊं क्या आप लोगों को? एक सेकेंड, है ना, मैं दिखाता हूं एक बार। चलिए दिखाते हैं आपको एक बार। ये जो है ये तो फोटो है संविधान सभा के सदस्यों की, ठीक है, सदस्यगण, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके सिग्नेचर जो हैं इसमें मिलते हैं सिग्नेचर। इसलिए दिखा दे रहा हूं कि थोड़ा पढ़िए, है ना। हाँ, ये देखिए, ये सिग्नेचर है, मैं एक बार दिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, ये यहाँ से सिग्नेचर है, देखिए, ठीक है, ये सिग्नेचर है। राजेंद्र प्रसाद जी नाम लिखा हुआ आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ आ रहा है ना, और बहुत सारे जो सदस्यगण हैं उनके सिग्नेचर हैं, ये सिग्नेचर्स हैं सारे, ठीक है। ये संविधान सभा के सदस्यों के सिग्नेचर हैं। और ये जी दुर्गाबाई का सिग्नेचर है, जो संविधान सभा की महिला सदस्य हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सदस्यों के सिग्नेचर हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। और ये सब सिग्नेचर हैं, ठीक है ना। ये ठाकुरदास भार्गव साहब के सिग्नेचर हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जो मैं देख पा रहा हूँ सारी हैं, इतने सारे सिग्नेचर्स हैं। तो खैर चलिए, आज थोड़ा सा मेरा मूड हुआ कि आपको बताऊं कि मेहनत करनी है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो हम इतने भाग्यशाली लोग हैं कि हम संविधान सभा की डिबेट देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि संविधान सभा की डिबेट देख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ उसको, है ना। तो आप तो थोड़ा तैयारी करते समय, पढ़ाई करते समय पॉजिटिव रहा कीजिए, सकारात्मक रहा कीजिए, है ना, तैयारी कीजिए अच्छे से, भगवान अच्छा करेंगे, है ना, याद रखिएगा। तो 284 सदस्य उपस्थित थे, इन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ, 3 प्रतियां सामने थी, 2 प्रतियां इंग्लिश भाषा में, एक हिंदी की अनुवादित प्रति, और तीनों प्रतियों पे जो है वहां बारी बारी से सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर मिलते हैं, ये फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है अंबेडकर साहब का एक बहुत फेमस जो स्टेटमेंट है पूरा संविधान सभा के वाद विवाद खंड 11, यानी 11वें वॉल्यूम में, पृष्ठ 979, 25 नवंबर 1949 का, है ना, ध्यान रखिए, 25 नवंबर 1949। बड़ी ही प्रभावशाली स्पीच है अंबेडकर साहब के द्वारा दी हुई, और इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देख लेते हैं हम इस स्पीच के कुछ बिंदु। वैसे मैं इस पर कल बात कर चुका हूं आपसे। देखिए, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। मैंने कल बताया था कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है ना। अब सामाजिक लोकतंत्र होता क्या है, उन्होंने देखिए क्या कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रहता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? वो कहते हैं कि इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। कल मैंने बात की थी यूनियन ऑफ ट्रिनिटी की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को, इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, है ना, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। बेसिक जो डिबेट है वो इंग्लिश में है, फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ है। ये संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं कर सकते, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं कर सकते, और ना ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी, स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी, और बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लें इन लाइनों में से, अच्छे से याद कर लीजिए। अभी प्रीवियस कुछ ऐसे पेपर्स हुए हैं पिछले 2-3 वर्षों में जिसमें कथन पूछे गए हैं संविधान सभा के सदस्यों के, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लासेस में मैं बार बार आपको इस बारे में निवेदन करता रहता हूं। तो अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है 25 नवंबर 1949 का, और संविधान सभा के बाद खंड 11 प्रश्न संख्या 979, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको तो ये ध्यान रखना है कि 25 नवंबर 1949 का स्टेटमेंट है और अंबेडकर साहब का ये कथन है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की हम लोग बात करते हैं, तो उस समय हम ये देखते हैं धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, निवास, जन्म स्थान जैसे शब्द आते हैं वहां पर।
आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों का प्रतिनिधित्व, दोनों के लिए जो अधिकार है महत्वपूर्ण रूप से उनका गरिमापूर्ण जो जीवन है वो सुनिश्चित कर देता है। ठीक है, यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, है ना, ध्यान रख लीजिए, इस पे कई बार कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए किताब पढ़िए भैया, किताब पढ़िए, बार बार कह रहा हूं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत प्रणाली, वो मैंने बता दिया। अच्छा, मताधिकार उसमें सीमित होता था, सीमित मताधिकार वो होता है जो शिक्षा की योग्यता, किसी पद को धारण करते हैं उसके आधार पर, और आप टैक्स देते हैं, कराधान देते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर आपको मताधिकार दिया जाता है, उसको सीमित मताधिकार बोलते हैं ना। दोनों व्यवस्था यूरोप से प्रचलित हुई थी, ब्रिटेन से ही। बेंथम जो एक बहुत बड़े विचारक थे, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, उपयोगितावादी विचारक थे, उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन किया। उनके ही शिष्य और स्वतंत्रता के महानतम पुजारी जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, उन्होंने जो है सीमित मताधिकार की प्रणाली का समर्थन किया। ठीक है, तो ये तथ्य उस समय रखे गए, तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान दोनों होते हैं, पर उसे ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। अच्छा, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसे कहा कि संविधान सभा पर मैं और अलग से भी क्लास लूंगा, लेकिन अभी मुद्दा है, मूल मुद्दा, आज मैं चौथी या पांचवी बार इस बात को कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में से भी बात कर रहे हैं, तो केवल एनसीईआरटी को ही हम बेस बना रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में दी गई केवल पहले उसी पर हम फोकस करें। संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में 20 जनवरी 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि संविधान सभा जो है प्रतिनिधि संस्था नहीं लग रही है, केवल हिंदुओं के एक वर्ग की संस्था लग रही है, कांग्रेस संस्था लग रही है। तो ऐसे में राजेंद्र प्रसाद साहब ने पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया कि सभा के पहले अधिवेशन में इस धर्म से इतने लोग, इस समूह, वर्ग और जाति से इतने लोग, इस लिंग से इतने लोग ये उपस्थित हुए, और इस प्रकार से सभा जो है सबकी सभा है, प्रतिनिधि सभा है ना, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, है ना, ये यहां ब्रैकेट था, पूर्ण रूप से नहीं, तो मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया, नो डाउट, है ना। संविधान सभा इतनी बेहतरीन संविधान सभा, मैं कई बार कहता हूं, ना भूतो ना भविष्यति। ठीक है, ये लाइन वैसे ईश्वर के लिए कही जाती है, भगवान के लिए कही जाती है, ना भूतो ना भविष्यति, है ना, कि ईश्वर जैसी सत्ता ना कभी अतीत में थी ना कभी भविष्य में होगी, ईश्वर ईश्वरी है। मैं संविधान सभा के लिए भी बात कहता हूं कि ना भूतो ना भविष्यति, यानी ना तो अतीत में ऐसी कोई सभा थी ना भविष्य में ऐसी कोई सभा हो सकेगी। इतने दिग्गज, इतने विद्वान, इतने सहनशील, इतने जो है राष्ट्र हितों पर काम करने वाले, इतने अनुभवी लोग, इतने विचारक लोग, है ना, और इतना जबरदस्त प्रकार की बहस, जबरदस्त प्रकार का विचार, वहां से शानदार प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रस्तुत हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। सदस्यों में मतभेद थे, देखिए कुछ मतभेद भी थे, ऐसा नहीं है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद खतरनाक होते हैं। मतभेद तो सॉल्व किए जा सकते हैं, समाधान, जैसे केंद्र राज्य संबंधों में मतभेद होते हैं, सुलझाए जाते हैं। जैसे अभी अपने राजस्थान के संदर्भ में अभी पार्वती काली सिंध चंबल जो परियोजना है, ये जो ईआरसीपी, जिसको ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, अभी स्वीकृति मिली, तो दो स्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बनी, ठीक है ना, और समझौता हुआ। अभी कल ही उसके बारे में बातचीत हुई और वो मुद्दा जो है वो समझौता भी सार्वजनिक किया गया। तो मतभेद है, मतभेदों को सुलझाया गया। हम संवाद में मतभेद ही तो पढ़ते हैं, और उन मतभेदों को सुलझाने की एक संस्थागत प्रक्रियागत मशीनरी हम लोग पढ़ते हैं। सरकारी आय क्या था, केंद्र राज्य संबंधों को कैसे सही रखा जाए, इस पर बात करता था। खैर, तो सदस्यों मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, इस पर बात थी, क्योंकि गांधी का जो आदर्श है वो विकेंद्रीकृत था। ये पंचायती राज है ना, इसको ग्राम स्वराज्य हम लोग बोल देते हैं, नगरीय प्रशासन है। केंद्रीकृत है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, प्रतिस्पर्धा, सहयोग कैसे होने चाहिए संबंध, न्यायपालिका की शक्तियां क्या होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि संविधान की व्याख्या करते करते इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाए, या ऐसा तो नहीं कि इसको जो है कमजोर करने का कोई अन्य प्रयास करे और कुछ ना कर सके, तो उसकी शक्तियां क्या होनी चाहिए, इस पर बात हुई। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी तो इतनी ज्यादा चर्चा हुई, मैं जब डिबेट्स पढ़ता हूं, मैं कई बार क्लासेस में बताता हूं, आज राइट टू प्रॉपर्टी भले फंडामेंटल राइट्स के रूप में नहीं है, आर्टिकल 300A में वो एक संवैधानिक विधिक अधिकार के रूप में मौजूद है, लेकिन उसको संविधान में प्रस्तुत कराने के लिए इतनी बहस हुई और इतनी चर्चा चली, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार था। और शुरू के 30 सालों तक, 78 में जब तक वो 44वें संविधान संशोधन से मूल अधिकार की सूची से हटा नहीं दिया गया, तब तक आप ये देखिए कि वो कितने विवादास्पद रहा। माननीय न्यायपालिका और माननीय संसद के मध्य जो है संशोधन और केसेस के माध्यम से उसकी चर्चा चलती रही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था, ये प्रावधान था सार्वभौमिक मताधिकार का, है ना। आर्टिकल 326 की बात होती है इसमें, अनुच्छेद 326 का संदर्भ होता है।
जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने, पहले 21 वर्ष थी, बाद में 61वें संशोधन से उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, वोट का अधिकार होगा। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बड़ा व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रावधान था हमारे संविधान का जिसमें संविधान सभा में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं थे जिस प्रावधान को पास कराते समय। ऐसे और भी प्रावधान थे, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विशेष रूप से पक्ष लिया है। जैसे भाषा को लेकर बहुत मतभेद था, है ना, भाषा को लेकर जो है कि जो राजकीय भाषा है वो क्या घोषित हो, अंग्रेजी भाषा क्या दर्जा हो, क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनकी क्या उसमें स्थिति हो, अंकों का रूप क्या लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय लिया जाए या प्राचीन प्रणाली के आधार पर लिया जाए, तो बहुत इसमें विवाद था। मुंशी आयंगर फॉर्मूला इस पर आया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो विवाद का मतलब ये था, मतभेद थे और मतभेद एक सही सॉल्यूशन पे पहुंचने पे थे। मतभेद थे, तर्क रखे जाते थे, विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा ली जाती थी, है ना, संवैधानिक परंपराओं की बात की जाती थी, समाज की आवश्यकताओं, सामाजिक संस्कृति की बात की जाती थी, दूरदर्शिता दिखाते हुए भविष्य की बात की जाती थी और उसके आधार पर फिर चर्चा होती थी, वोटिंग होती थी और बेहतरीन प्रावधान को शामिल किया जाता है ना, याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर रही थी। हम भारत के लोग, पहली लाइन ही देखिए ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन ही कितनी दमदार लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन सर्वोच्चता अंततः भारत के जनसाधारण में निवास करती है, हम में निवास करती है, आप में निवास करती है ना, हम में है ताकत। हम इस देश के जो नागरिक हैं, हम इस देश के जो जनसाधारण हैं, ठीक है, वो हम सत्ता सौंपते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रशासन को, और उनका मूल्यांकन भी करते हैं, है ना, याद रखिए। फिर इसके सदस्यों ने चर्चा, तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया, ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का बड़ा महत्व दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां, वैसे करीब 22 कमेटियां थी, 20 से अधिक थी, 22 या 23 कमेटी थी, वो फैक्ट में देख लेंगे। 8 मुख्य कमेटियां थी। इन कमेटियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं ना, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, वार्ता समिति, ठीक है, और प्रारूप समिति, ठीक है। ये कुछ कमेटियां हैं जिनके अध्यक्षों के नाम पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति है, ठीक है, ये कुछ फैक्ट में आपको याद रखने, इनके अध्यक्षों के नाम पूछ लेते हैं। तो आमतौर पर एनसीईआरटी कहती है कि आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बीआर अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। बिल्कुल ठीक है, जैसे प्रारूप समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी, उसकी अध्यक्षता जो है वो बीआर अंबेडकर साहब ने की। प्रक्रिया नियम समिति जो कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर सबसे पहली कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। मूल अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सबसे बड़ी समिति थी, सरदार पटेल जी ने अध्यक्षता की। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई, सरदार पटेल जी के द्वारा। नेहरू जी ने अध्यक्षता की संघ संविधान समिति की, संघ शक्ति समिति की, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमेटी के रूप में हम प्रारूप समिति का नाम लेते हैं, जो अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जिस समिति ने कार्य किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया था कि फैसले आम राय से किए जाए, वोटिंग होती थी। ठीक है, आइए। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी, इतनी डाइवर्सिफाइड थी, इतने ज्यादा उसमें प्रतिनिधित्व था कि सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। ये बड़ी महत्व की बात है कि इतनी विविधता थी इसमें, धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, भाषा की, संस्कृति की, कि ढंग से काम ही नहीं हो पाता। लेकिन इसके पीछे हमारा जो आधार था, मैं अक्सर ये कहता हूं क्लासेस में कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 2 आउटपुट आए। एक आउटपुट आया भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को, और दूसरा आउटपुट आया भारत के संविधान का निर्माण जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये दोनों ही कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में विकसित हुए हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 1895 में तिलक का जब स्वराज्य विधेयक आया, उस स्वराज्य विधेयक के साथ तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें संविधान और संविधान सभा की मांग जो है पैरेलल चलने लगी थी, है ना। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। संवैधानिक सुधार जब भी आए 1909, 1919 और 1935 में विशेषकर, उसमें इस संविधान सभा की जो मांग है, इसके जो तत्व हैं, प्रतिनिधित्व है, लोकतंत्र है, विकेंद्रीकरण है, उत्तरदायी शासन है, ठीक है ना, स्वशासन की अवधारणा है, ये सब उनमें धीरे धीरे निर्वाचन का तत्व है, जवाबदेहिता है, उत्तरदायित्व है, ऐसे तत्व उनमें, प्रतिनिधित्व है, ये सब उनमें दिखाई देने लगे, है ना, याद रखिएगा। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत
उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। बड़ा महत्व है उद्देश्य प्रस्ताव का पेपर के लिए। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो लगभग 2 साल पहले पॉलिटिजोन ऐप पर ही है, 13 दिसंबर और शायद 2021 या 2022 डेट होगी, 13 दिसंबर के दिन ही मैंने YouTube पर एक 10-15 मिनट का वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत अच्छे से उद्देश्य प्रस्ताव को समझा रखा है। कृपया करके उसको देख लीजिएगा। YouTube में 200-225 वीडियो है अपने अभी तक। उसमें 13 दिसंबर 2021 या 2022 है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ सन उसका, उस दिन मैंने ये प्रस्तुत किया था। उसको देख लीजिए अच्छे से। उद्देश्य प्रस्ताव के 8 बिंदु बिल्कुल याद होने चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही कालांतर में प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था, जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया। वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ओरिजिनल जो प्रोविजन है वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में दे दिए गए। स्वतंत्रता दे दिया, समानता दे दिया, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो संरक्षण है, सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षण है, वो सारे के सारे उसमें रख दिए गए। भारत की प्रभुता अखंडता की उसमें बात कर दी गई, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उसकी बात कर दी गई, भारत का किस प्रकार से निर्माण होगा, ये सारा उसमें लिख दिया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान, एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव भी मैंने लिया है। हाँ, ये भी एनसीईआरटी वाली किताब में दिया है। उद्देश्य प्रस्ताव के जो 8 बिंदु हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु: भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, ठीक है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, उनका एक संघ होगा, यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, इकाइयों को महत्व मिलेगा, स्वायत्त होंगी। भारतीय संविधान का भाग 6 स्वायत्तता की गारंटी देता है। आप देखिए, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्यों के अपने संस्थागत तंत्र, स्वायत्तता की बात करते हैं, और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। फिर संप्रभु और स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। ये जो चौथे नंबर का बिंदु है, यही कहता है हम भारत के लोग, ठीक है ना भैया। ये जो चौथे नंबर का बिंदु है, इसी का हम सार देखते हैं हम भारत के लोग में। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ध्यान रखिए न्याय के 3 रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानून के समक्ष समानता, ये प्रस्तावना में नहीं दिया, अब ये आर्टिकल 14 में चला गया लाइन। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये प्रस्तावना में आज भी मिलती है, तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब आर्टिकल जो है 19 के अंतर्गत हमको मिल जाता है। साथ ही प्रस्तावना में मिलता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19 में भाषण, अभिव्यक्ति हमको मिल जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता में ये अंतर्निहित हमको मिलते हैं। व्यवसाय, संगठन, ये जरूर अब हमको संगठन वाला जरूर आर्टिकल 19 में हमको मिल जाता है। व्यवसाय जरूर हमको आर्टिकल 19 में मिल जाता है। कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता, ये जरूर हमें जो है फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिया गया, इसको निकाल दिया गया। फंडामेंटल राइट्स मतलब प्रस्तावना में भी नहीं है, फंडामेंटल राइट में नहीं है, लेकिन कार्य के संदर्भ में बात जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमको दिखाई देती है ना। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16, उसमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिखाई देती है। लेकिन एग्जैक्ट जो शब्दावली है, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता, ये उद्देश्य प्रस्ताव में जो हमको दिखती है, ठीक है, गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। फिर ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन, ये सामाजिक न्याय का प्रोविजन है। देखिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण प्रोविजन है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजाति क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। तो हमारे देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना दूरदर्शी, कितना समावेशी है कि सामाजिक न्याय के लिहाज से समाज के जो वंचित, उपेक्षित, हाशिए पर स्थित जो समूह रहे, जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े हुए थे, जो शोषित थे, जो उत्पीड़ित वर्ग थे, उन सभी को संरक्षण दिया जाएगा। संविधान उसकी गारंटी देता है। फिर 7वां और 8वां बिंदु जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में है। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और थल, जल और आकाश में उसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जाएगी, राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। ये सारी चीजें मैं जो क्लासेस में बिल्कुल इसको देखे बिना देखे पढ़ाता हूँ, है ना, बिना देखे पढ़ाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन तो। लेकिन अभी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, इसकी स्लाइड हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये स्लाइड आपके नोट्स बनाने में काम आ जाए, है ना। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, सभी जगह कई वर्षों से इसको बिल्कुल बिना देखे ही मैं पढ़ाता हूँ, और ये बिना देखे पढ़ाना चाहिए, और आपको भी ये याद हो जाना चाहिए, है ना। आप समझिए हमारा सार है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सार है हमारे राष्ट्र का, हमारे जीवन का, हमारे समाज का सार है, तो इसके तो ऐसे बिंदु याद होने चाहिए, है ना। ये बिल्कुल रत्न है, मैं कहता हूँ दीज प्रोविजंस आर जेम्स, रत्न है, तो रत्नों को संभाल के रखते हैं ना, तो ऐसे इन शब्दों को, इनको संभाल के रखिए। और पेपर में आएंगे साहब, नंबर मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, तो जेम्स तो हो ही गए अपने आप, है ना। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। देखिए इतना मोटिवेट करता रहता हूँ, इतना सकारात्मकता लाते रहता हूँ, कृपा करके खूब मेहनत कीजिए शानदार तरीके से, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे जो टेक्निकल टीम वाले हैं वो बार बार मेरे को
ये कहने के लिए बार बार मोटिवेट करते हैं। मैं थोड़ा सा कम कह पाता हूँ, फिर वो कहते हैं। अब मैं सीख रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे चीजें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियोस जो हैं वो देखे जाए, है ना। थोड़ा अच्छी चीज अपन कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। आइए, ये एनसीईआरटी की किताब में ही बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के जो सभापति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर साहब एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी का बड़ा महत्वपूर्ण भाषण है 26 नवंबर 1949 का। अभी अंबेडकर साहब का भाषण देखा हमने 25 नवंबर 1949 का, ये 26 नवंबर 1949 का है। क्या कहते हैं वो, जैसा मैंने महसूस किया शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। अंबेडकर साहब की तारीफ की जा रही है जबरदस्त जबरदस्त रूप से। अंबेडकर साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। कोई उपमा नहीं दे सकते, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, है ना। जो कंट्रीब्यूशन उनका है हमारे इस शानदार व्यापकतम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा समावेशी कॉन्स्टिट्यूशन। राजेंद्र प्रसाद जी देखिए कितनी शानदार तारीफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था। और खुद अंबेडकर साहब ने भी 4 नवंबर 1948 का संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में जो है उनका एक स्टेटमेंट है बहुत शानदार। वो कहते हैं कि जब मुझे प्रारूप समिति में लिया गया तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसका सभापति के रूप में मुझे चुना गया तब तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, है ना। तो ये हमारी संविधान सभा के एक समावेशी कल्चर को, समावेशी नेचर को प्रस्तुत करती है चीजें। कि कांग्रेस से कई बार बहुत मतभेद थे वैचारिक रूप से, अंबेडकर साहब के कई सारे बिंदुओं पर, नेहरू से होते थे मतभेद, गांधी से मतभेद थे, तो हालांकि संविधान सभा के सदस्य थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद अंबेडकर ने जो काम उनको सौंपा गया उस काम को इतना शानदार तरीके से किया। विश्व के इतने देशों के संविधानों का अध्ययन। और अच्छा, फिर अंबेडकर साहब ने जब बात की तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन, अंबेडकर साहब ने संविधान निर्माण में बीएन राव साहब की भूमिका को बहुत जबरदस्त रूप से रेखांकित किया है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीएन राव साहब तो संविधान सभा के सदस्य थे नहीं, वो तो संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन उनकी भूमिका को अंबेडकर साहब महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करते हैं। तो महान लोगों के ये लक्षण होते हैं, महान लोगों की ये महिमा है कि वो क्रेडिट खुद ही नहीं लेते हैं, वो दूसरों को भी क्रेडिट देते हैं ना, याद रखिए। तो उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति महोदय ने किया। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं, ना, याद रखिए। मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए, याद रखिएगा। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। संविधान को प्रभावी बनाने का कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए वो प्रतिबद्ध हो। ठीक है, हमारे बेसिक आदर्श हैं डेमोक्रेसी और पब्लिक वेलफेयर। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों जैसे व्यवस्थापिका, जैसे कार्यपालिका और जैसे न्यायपालिका के मध्य समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए विचार मंथन किया। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक, वहां संघ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संतुलित रूप से कार्य करती है शानदार तरीके से। संविधान सभा ने संसदीय शासन को अपनाया, है ना, और संघात्मक व्यवस्था, इसका एक मिश्रण किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में संसद में एनसीईआरटी किताब में संसदीय व्यवस्था और संघात्मक पे क्या क्या चीजें दी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वहां हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था जो उत्तरदायित्व के साथ आती है, संघात्मक व्यवस्था जो मजबूत केंद्र और प्रांतों को स्वायत्त रखने के साथ आती है, और एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच, और दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और बॉक्स बना देता हूं, है ना, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। संसदीय व्यवस्था जिसके अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और संघात्मक व्यवस्था जहां केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध रखे गए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, भारतीय संविधान का भाग 11, भाग 12, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों की चर्चा। ठीक है, आइए, शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभव से कुछ सीखने में कोई भी संकोच नहीं किया। एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी आपको याद करना है, रटना है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, है ना, रटिएगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, जैसा कल भी मैंने जिक्र किया था, पहले 800-900 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पॉलिटी के, आरएएस के एग्जाम में आए हुए, यूपीएससी एग्जाम में आए हुए, और कुछ अन्य क्वेश्चन। तो 800-900 ऐसे पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, उनको कृपा करके देख लीजिए। यूट्यूब पर मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उन सारी क्लासेस को देख लीजिए। 800-900 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, शानदार तरीके से पॉलिटी में काम हो जाएगा आपका, बढ़िया, है ना। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से ग्रहण करने में भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे जो है बौद्धिक तर्क
किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। लेकिन उन विचारों को 40 मिनट के आसपास हो गया है, ठीक है, 5 मिनट में और हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि भारत की समस्या आशाओं के अनुरूप है। देखिए, संविधान से जो प्रावधान लिए गए, जैसे अम्बेडकर साहब ने खुद भी इस बात का संदर्भ दिया 4 नवंबर 1948 को कि भाई लिखित संविधानों का इतिहास शुरू हुए अभी 150 वर्षों का समय हुआ है। ऐसे में अगर हम किसी देश के संविधान से कुछ ग्रहण करते हैं तो उसको ग्रहण करने में कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, क्योंकि संविधान के बेसिक जो सिद्धांत है उस पर दुनिया भर के सभी राजनीति शास्त्री जो हैं वो एक मत है ना। महत्वपूर्ण बात है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो वो हमने करा, जैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की, लेकिन ब्रिटेन से राजतंत्र थोड़ी ग्रहण किया, हमने गणतंत्र को अपना लिया, तो हमारी मौलिकता आ गई। संघात्मक व्यवस्था हमने ग्रहण करी, संघात्मक व्यवस्था के प्रतिमान हमने ग्रहण किए, लेकिन हमने अपने हिसाब से केंद्र राज्य संबंधों को विकसित किया, हमने अपने हिसाब से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमने अपने हिसाब से अवशिष्ट विषय, ये सब विकसित किए। ठीक है, यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। देखिए, अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का भाषण, ये 4 नवंबर 1948, बार बार दोहरा रहा हूं मैं, डेट है। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वो ये कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। तो ये उस आलोचना का भी उत्तर देता है ये स्टेटमेंट, जिसमें कहा जाता है कि भाई संविधान बनाते समय दूसरे देशों के प्रावधानों से बहुत कुछ हमने ले लिया, लेकिन जो लिया गया वो उसको हमने अपनी परिस्थितियों, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है उसका प्रयोग किया। और अंबेडकर साहब का कथन, दोनों कथन, एक ये और एक जो मैंने बोला, उनको याद रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान है, ये मैंने कहा फैक्चुअल पार्ट है, इसको आप रट लीजिएगा, है ना, इसको यहां मैं दोहरा रहा नहीं हूं। ब्रिटिश संविधान से है, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड, कनाडा, ऐसी जर्मनी का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, फ्रांस का संविधान, रशिया का संविधान, 1935 के प्रावधान, ये सभी जो किताबें, गाइड्स वगैरह हैं उनके फ्रंट में शुरुआती जो चैप्टर्स हैं उसमें मिल जाता है ना, तो इसको आप रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर भी 30-40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ऐसे मिलेंगे जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, है ना, याद रखिए। पेपर सिलेक्शन के कुछ तरीके हैं ये जो बता रहा हूं आपको। ये कोर्स आप लोग जुड़े हैं इसमें, अभी और भी जुड़ रहे हैं, तो ये उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये आरएएस के लिए है, साथ ही जो स्कूल लेक्चर के विद्यार्थी हैं उनके लिए मॉड्यूल 4 मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का दे रखा है ना। तो और इस सब इसमें काफी कुछ चीजें हैं, शायद ये 25 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, 75 घंटे की क्लासेस हैं, 350 से ज्यादा पेजेस के ई नोट्स हैं। ई नोट्स पीडीएफ डाउनलोड की सुविधा दे रखी है, जिसको आप अपनी सुविधा से फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं बाद में, डाउनलोड की सुविधा दे रखी है हमने। और 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उनके वीडियो सॉल्यूशंस का जो है प्रावधान रखा गया है इसमें, और राजस्थान पॉलिटी भी उसमें इंक्लूड की गई है। कोर्स की वैलिडिटी 30 दिसंबर 2025 तक है, ठीक है। प्राइस 999 रुपए रखिए। अब कुछ और बातें इसी में कि राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की एक विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। ये राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान बताया जा रहा है, ठीक है। ये एनालिसिस के हिसाब से कंसेप्चुअल पार्ट हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के सहभागी लोग थे और जिनको संविधान बनाने का कार्य मिला, इसलिए उनको समाज से खुद ब खुद एक वैधता प्राप्त हो गई थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। बिल्कुल, मतलब हमारा संविधान सार्वजनिक हित की बात करे, सामूहिक हित की बात करे। ऐसा नहीं कि मैं केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए संविधान का उपयोग करूं, नहीं, मैं समाज के साथ जुड़कर जो है अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूंगा, ठीक है। संविधान का जो अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान, एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। बिल्कुल ठीक। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि संविधान के प्रावधानों का आदर करें। तो हम यहां देखते हैं कि हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण देने का अधिकार भी है ना। धर्म के आधार पर भी भेदभाव ना किए जाए, ये भी हमने बात की है। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को यदि ज्यादा सुविधाएं देता है, मान लीजिए कोई विभेद करता है विशेषाधिकार के नाम पर, या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी।
तो हमने इस चीज पर ध्यान रखा हमारे संविधान निर्माताओं ने। यदि कोई समूह ये महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, मैंने कल भी बात की थी, अस्मिता पहचान की बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध करता है। बड़ा महत्वपूर्ण स्लाइड है, याद रखिएगा, कंसेप्चुअल स्लाइड है पूरी की पूरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर वैसे तो आर्टिकल्स प्रावधान उनके ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं, खासकर स्कूल लेक्चर के एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है, विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियां ऐसे बांटी जाती है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आयोग, संस्थाएं, सबकी शक्तियां संतुलित कर दी जाती है, संविधान में सबके लिए मर्यादित कर दिया जाता है सबको। संविधान की रूपरेखा बनाने की कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया था, अभी मैंने कहा विकेंद्रीकरण कर देते हैं, है ना, शक्तियों का वितरण कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। उसमें हमने तो केंद्र, राज्य और पंचायती राज, नगरीय निकायों, वहां तक भी किया है शक्तियों का वितरण, ठीक है ना। केंद्र के पास भी अपने प्राधिकारी, तो राज्यों के पास भी अपने प्राधिकारी हैं, है ना, अथॉरिटीज हैं। ठीक है, और इसमें उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी, है ना। इसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, इसको नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। वैसे तो शक्ति पृथक्करण मूलभूत ढांचे का भाग है, लेकिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एक दूसरे अंतर संबंधित है। न्यायपालिका की जो पृथकता है वो बहुत कुछ संवैधानिक जो रूप से सुनिश्चित की गई है। मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कुछ उपाय बताऊंगा कि न्यायपालिका को कैसे कैसे स्वतंत्र बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं बात करूंगा न्यायपालिका वाले चैप्टर में आपके साथ, ठीक है। ये हमारे स्कूल लेक्चर का कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज है, ये देख सकते हैं आप लोग, जुड़ रहे हैं लगातार। तो उसमें 2600 क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ डाउनलोड कंप्लीट और मॉड्यूल्स दोनों में उपलब्ध हैं, ठीक है। फिर ये संस्थाओं की मैं थोड़ा रीड कर देता हूं उसको फटाफट से, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातों समझाने की। तो संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वो बदलती आवश्यकताओं परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल सके। किताब पढ़ रहे हैं हम लोग। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाता है, इसलिए हमने क्या अपनाया, संविधान संशोधन की प्रणाली अपनाई है ना, संविधान संशोधन की प्रणाली अपनाई है, इसलिए हमने। और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा, इसलिए हमारा संविधान लचीलेपन और कठोरपन का मिश्रण है, ठीक है। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। प्रमुख मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र, न्याय, है ना, धर्मनिरपेक्षता, ये सब मूल्य हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी, जिसमें भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है ना। ये ग्रैंड ऑस्टिन साहब ने कहा, ग्रैंड ऑस्टिन साहब का 9वें चैप्टर में हम बात करेंगे, एक जीवन दस्तावेज, सामाजिक परिवर्तन का दस्तावेज, उसके संदर्भ में बात की गई है। और अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा। बिल्कुल 1950 से लगातार चला रहा है, 2024 तो समापन होने पे है, 2025 आने को है, और संविधान शानदार तरीके से चला रहा है, तो दीर्घायु हुआ संविधान और जनता का आदर प्राप्त करेगा। बिल्कुल राष्ट्र का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है, सर्वोच्च संप्रभु व्यवस्था है राष्ट्र की। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य जो आधारभूत मूल्य है और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवन सच्चाई भी है। जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए, कई जगह तो बदल गए, कई जगह क्रांतियां हो गई हिंसक। हमारा संविधान शानदार तरीके से चल रहा है, लोकतंत्र को संचालित कर रहा है, ठीक है। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतिमान हो गया। कल हमने बात की थी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और भारत का संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों के उदाहरण माने गए हैं ना, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का संविधान।
3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्था मात्र न हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को लंबे समय तक संजोए रख सके। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी, है ना। तो सारा का सारा दारोमदार जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो कमिटमेंट है, जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, और फिर वही जो लोग जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन काम किया वही संविधान सभा के सदस्य थे, तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो अनुभूत किया गया था उनके द्वारा, जो वायदे किए गए थे जनसाधारण से, जो समस्या उन्होंने देखी थी, जिस समाधान की वो सोचते थे, उन सभी चीजों को उन्होंने हमारे संविधान में प्रस्तुत किया, और इस वजह से हमारा संविधान इतना शानदार, बेहतरीन और समावेशी प्रकार का संविधान बन पाया। ठीक है, तो और ये हमारा राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्स दोनों उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, और शानदार तरीके से उसमें पढ़ा रखा है मैंने, और आप लोगों से जुड़ा रहता हूं। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के रूप में सब उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, आज तो काफी लंबी क्लास हुई है, करीब अराउंड 51 मिनट की क्लास हो गई है। अच्छा है, कंप्लीट ये चैप्टर हुआ हमारा। कल हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 पर। ठीक है, वो देख लूंगा मैं किसके बारे में दिया गया है, तो 2nd चैप्टर पे हम कल बात करेंगे, और इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में इसका जो है प्रीमियर हम कर देंगे, और आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिए, और इससे जो क्वेश्चन हमारे तैयार हो सकते हैं, इसका पैनल PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। तो इनके नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सकारात्मक बने रहिए, खूब अच्छी तैयारी कीजिए। मिलता हूं कल आप सभी से क्लास नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 में। नमस्कार, धन्यवाद।